नमस्कार साथियों, KRS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हम पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत इनिशियल स्टेज से ही संविधान का पार्ट्स पढ़ रहे थे। आज की जो क्लास है वो उससे कुछ हटकर है। वो हटकर इसलिए है कि ये जो बिंदु है वो पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको करंट के लिहाज से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। येन केन प्रकरण लास्ट के अंदर ये भारतीय राज्य व्यवस्था का ही पार्ट बनने वाला है, ये श्योर है। और चूंकि आपने देखा होगा कि कल हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इस बिल पर या इस विधेयक पर अपनी संस्तुति जाहिर कर दी है, जिससे ये एक्ट के रूप में भी कन्वर्ट हो गया। और जब राज्यों की स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके बाद में ये स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान का ही हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो इसके संबंध में कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारी जिज्ञासाएं हैं और कई सारी भ्रांतियां भी हैं कि ये जो एक्ट है वो किस लिए लाया गया है, इसके लाने का उद्देश्य क्या है, क्या इससे भारत की आबादी को वास्तव में फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर ये भी प्रश्न उठता है कि इसको किसी न किसी राजनीतिक बेनिफिट्स के लिए तो इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया होगा। अगर ऐसा एक्ट लेकर आना था तो फिर इसके लिए स्पेशल अधिवेशन की क्या जरूरत पड़ी। ये कई सारे सामान्य व्यक्ति के तौर पर और सामान्य इंसान के अतिरिक्त जो हमारे तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के मन में भी इस प्रकार का प्रश्न उठ सकता है कि ये वास्तव में जिस तरीके से मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरीके से सरकार द्वारा इसका श्रेय लिया जा रहा है और जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है। तो आज हम इस पर औपचारिक तौर पर अपनी दृष्टि डालेंगे कि वास्तव में ये महिला आरक्षण विधेयक जो है वो है क्या। ये महिला आरक्षण विधेयक जब पारित हुआ तो उसकी प्रोसीजर्स क्या रही थी, और ये जब अब पारित हो गया तो उसके बाद में जब ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो आगे इसका क्या असर पड़ने वाला है, सोशल रिफॉर्म के तौर पर भी और पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पर भी, या राजनीतिक हम यूं कह सकते हैं फायदा लेने के तौर पर भी क्या इसके असर हो सकते हैं। इन चीजों पर वन बाय वन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पुनः एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो अधिनियम है, सबसे पहले तो इस अधिनियम की अगर हम हिंदी के दृष्टिकोण से बातचीत करें तो देखिए, जहां आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख रहे हो, इस अधिनियम का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब महिला आरक्षण विधेयक कई लोग ये बोल देते हैं, जबकि इसको डिजाइन करके मतलब इतने शानदार शब्दों में पिरोया गया है कि एक तरीके से यूं लगता है कि हमने पूरे भारत की आधी आबादी है उसका पक्ष लिया है और उसी को दृष्टिगोचर रखते हुए कुछ ट्रेडिशनल शब्दों का या कुछ पारंपरिक शब्दों का उपयोग करते हुए इसकी डिजाइन फ्रेम करी गई है। और इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। चूंकि ये 2023 के अंदर है तो आगे भी ये 2023 के अंदर ही, या जो संविधान संशोधन जब होगा तो 2023 के नाम से ही जाना जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या है, तो जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देखिए, दूसरी स्लाइड्स देख रहे हो, यहाँ केवल इसका परिचय इस रूप में बताया गया है कि एक्ट का नाम क्या है और इसका कितना के फायदा भविष्य में देखते हुए भारत की महिलाओं ने इसको स्वीकृति दी है। तो एक्ट का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। और जब ये एक्ट पास हो गया था तो ये मैं यहाँ आपके साथ एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। हालांकि विपक्ष के लोग इसमें इस तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं कि ये सारी महिलाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, लेकिन आखिर में ये तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भले ही वो कार्यकर्ता रही होगी लेकिन है तो महिला। इस तस्वीर से स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया था जब ये एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया। तो उसके बाद में बहुत सारी महिलाओं ने, चाहे वो किसी भी दल की रही होगी, चाहे वो किसी भी विचारधारा की रही होगी, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन जो जिस तरीके से सरकार के समक्ष ज्ञापित किया, उससे ये लगता है कि वास्तव में इस बिल के बारे में जनता को बहुत आशाएं हैं और जनता का बहुत ज्यादा इसमें समर्थन भी है। अब इसके अगले बिंदु के तौर पर देखें तो अब इसमें क्या होगा कि ये रिजर्वेशन वाला जो प्रोसीजर्स है ये कहाँ है, किस रूप में लागू होगा। आज के दिन हमने महिलाओं का रिजर्वेशन देखा होगा, संविधान के आर्टिकल 15(3) में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 15(3) के अंदर जो समानता का अधिकार है उसमें लिखा गया है कि महिला व कम बच्चों को अलग से प्रावधान किए जाएंगे। तो वहां महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है। हमारी जितनी भी सरकारी वैकेंसी जाती हैं उनमें 30% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, रिजर्व होती है। लेकिन ये जो आरक्षण है ये नौकरियों में आरक्षण नहीं है, ये जो आरक्षण है ये प्रवेश परीक्षाओं में भी आरक्षण नहीं है। इस आरक्षण का जो संबंध है वो है विधायिका को लेकर। विधायिका का मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर भी जो एमपीज चुने जाते हैं
उन एमपी की कुछ जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं, अगर मैं बात करूं 28 स्टेट्स हैं हमारे, जो 28 राज्यों की विधानसभा है, उन राज्यों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया जाता है। कुल मिला के ये जो 31 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं में जब आगे इलेक्शन होंगे तो वहां महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब प्रश्न उठेगा कि क्या सर आज के दिन महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं है? देखिए, चुनाव की अगर हम बात करें तो आज के दिन हमारी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं है। हाँ, अगर आप आर्टिकल 243D की बात करेंगे या पंचायती राज में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां जरूर रिजर्वेशन दिया गया है। वो जो संविधान संशोधन था 93वां, उसमें यह बताया गया था कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33% और जिसको राज्य के द्वारा बढ़ाकर 50% तक भी किया जा सकता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में महिलाओं को 50% पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव में रिजर्वेशन है। लेकिन राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीट है या फिर राजस्थान से जो 25 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन किया जाता है, उन 235 सीट में ये कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। हाँ, उसमें ये जरूर आरक्षित लिखा हुआ है और प्रावधानित भी है और ये अप्लाई भी किया जाता है कि एससी और एसटी के वर्ग के लोगों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। आज मैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, आज मैं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं या फिर मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो ये क्षेत्र ऐसे है जो एससी के लिए आरक्षित है। ये एससी के लिए आरक्षित है, वहां भी ये बात नहीं लिखी गई है कि महिलाओं के लिए आरक्षित है। हाँ, वो एससी वर्ग की महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअल बात जो आज तक की हम बात करें तो धरातल पर यह है कि संसद और विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है लेकिन महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। अब यह प्रावधानित किया गया है कि अब आगे जो इलेक्शन होंगे ये कब से लागू होगा वो तो एक अलग एजेंडा है जो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कशन भी करेंगे और उसके पीछे मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा। लेकिन अब इस कानून के बनने से स्पष्ट हो गया कि अब महिलाओं को विधायिका में भी आरक्षण मिलेगा। विधायिका का मतलब देखिए, यहाँ से दोनों बात स्पष्ट हो जाती है। ऐसी संस्था जो विधि बनाने का काम करती है, और विधि बनाने की बात अगर हम करें तो वो पार्लियामेंट के द्वारा भी बनाई जाती है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या राज्य विधानसभाओं के द्वारा भी बनाई जाती है। तो जब ये एक्ट प्रभावी होगा, पार्लियामेंट में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, इसके साथ साथ विधानसभाओं में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा ये सब हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ आपको ये विधायिका की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, भारत की जो न्यू संसद है। और ये जो नई संसद है, इस नई संसद को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया था और 18 सितंबर को इस नई संसद भवन के अंदर पदार्पण भी हो गया, या हमारी जो नई संसद भवन है इसने काम करना शुरू कर दिया। और हमारी जो पुरानी संसद भवन है उसका अब एक नाम रखा गया है जिसको संविधान हाउस के नाम से जाना जाएगा। ये भी एक करंट के लिहाज से प्रश्न, तो ये बड़ी शानदार तस्वीर है और सुनने में आ रहा है इसका डिजाइन भी बड़ा अच्छे तरीके से हुआ है। तो चलिए अब हम मेन बिंदु पर आते हैं और देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की विशेषताएं, मतलब ये जो अधिनियम है उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई है। तो देखिए, इसमें राज्य संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे मान लीजिए 200 सीट है, अब 200 सीटों पर 66% सीटों पर महिलाएं होंगी। तो इसमें एक प्रावधान तो ये कहा गया है कि संसद और राज्य की विधानसभाएं वो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। अब जैसे लोकसभा की कुल 545 सीट है और उन 545 सीटों में से 181 सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब ये सीट जो है वो जब आगे इलेक्शन होंगे तब ये आरक्षित रहेगी, यहाँ पर कोई पुरुष इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये केवल महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेगी। अब ये बात मैंने 545 लोकसभा की करी, यहाँ एक एग्जांपल देने के लिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है। ये आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट को दृष्टिगोचर रखे और आप अपना रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है वो निकाल सकते हैं। कि अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में देखिए 70 सीट है और उनमें से 33% की बात करें तो 23 सीट विधानसभा में महिलाओं के लिए क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। उन पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए 200 गुणा 33/100, तो उस हिसाब से देखें तो 66 जो सीट है वो राजस्थान की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ यह आरक्षण लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा
संसद इसकी समय सीमा बढ़ा सकती है। अब इस बिंदु पर ध्यान दीजिए कि ये जब रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो लागू होने के कितने दिन तक, लागू होने के देखिए कितने वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये अगर 2025 में लागू हुआ तो 2040 तक ये एक्टिवेट रहेगा, और 2040 से भी बाद में अगर मान लीजिए इस चीज को बढ़ाना हो तो ये पावर्स किसके पास रही है, संसद। क्योंकि इसमें संविधान संशोधन होगा और संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल किसको है, संसद को है। तो संसद इसकी समय सीमा को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है। संसद इसकी समय सीमा को मतलब 15 साल से भी बढ़ा के अगर और भी बढ़ाना चाहिए तो भी वो बढ़ा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब ये रिजर्वेशन जो है वो वर्गवार आरक्षण की संरचना क्या रहेगी। वर्गवार मतलब SC ST OBC ये जो हैं इनको किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। तो इसमें ये लिखा गया है, थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना आप। और जब हम संसद की संरचना पढ़ते हैं आर्टिकल 79, 80 और 81, जिसमें हम 80 के अंदर 80 के अंदर राज्यसभा पढ़ते हैं और 81 के अंदर हम जब लोकसभा पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज देखने को मिलती है कि अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के महिलाओं को वर्तमान में आरक्षित सीटों में से ही आरक्षण मिलेगा। इसका तात्पर्य ये है कि आज के दिन अगर हम देखें तो हमारी SC की जो सीट है वो 84 सीट, 84 सीट है, वो लोकसभा के अंदर रिजर्व है। 84 सीटों पर SC के कैंडिडेट्स है वो इलेक्शन लड़ते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 5 सीट है। ST की अगर हम बात करें तो ST के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया गया है। अब ये जो रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को, जो रिजर्वेशन मिलेगा SC और ST की महिलाओं को, वो ये जो आरक्षित सीटें हैं इन्हीं आरक्षित सीटों में से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इन सीटों से बाहर जाके इनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो 84 और 47 सीटें तो SC ST के लोगों के लिए रहेगी, इनकी महिलाओं को 33% सीटें और दे दी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो SC और ST की जैसे टोटल सीट 84 है। अब नया जब एक्ट लागू होगा तो उस 84 में से 84 कैंडिडेट्स का ही इलेक्शन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है स्लाइड में, वहां से कितने महिलाओं का सिलेक्शन होगा, 28 तो वहां महिलाएं चुनी जाएगी और 56 वहां क्या चुने जाएंगे, पुरुष चुने जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सीधी सी बात आ गई कि दोनों को जब मिलाएंगे तो ये आंकड़ा 84 तक पहुंच जाएगा। अच्छा सर, जो 84 सीट्स आज के दिन SC के लिए आरक्षित है वही आरक्षण रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो फिर महिला आरक्षण उसी के अंदर SC की महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा। 84 से बाहर जाके SC की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसी के अंदर ये रिजर्वेशन मिल जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें, ST की सीट है अभी 47 सीट आरक्षित है, तो उनमें 16 महिलाएं आगामी जब इलेक्शन होंगे, जब ये एक्ट लागू हो जाएगा उसके बाद 16 सीट पर तो महिलाएं चुनाव लड़ेगी और उस 47 सीट की 31 सीट पर पुरुष जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब ये है, हाँ यहाँ 31 सीट पर भी महिला लड़ सकती है अगर जनता चाहे तो, लेकिन 16 पर पुरुष नहीं लड़ सकता। ये तो क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी, इनके लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है, अब यहाँ एक विपक्ष के द्वारा बड़ा ये मिथक जोड़ा जा रहा है कि OBC वर्ग के लिए आरक्षण की पृथक व्यवस्था नहीं की गई है, कि जब SC और ST की महिलाओं को आपने रिजर्वेशन उपलब्ध करा दिया तो क्या OBC वर्ग आरक्षण की सीमा में नहीं आता, और अगर आता है तो OBC की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों नहीं करी गई है। तो देखिए यहाँ ये जो 33% आरक्षण है ये OBC और जनरल दोनों को, जनरल प्लस OBC दोनों की महिलाओं को एक साथ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि SC वाली महिलाओं को ज्यादा दे दिया और OBC की महिलाओं को कम दे दिया, नहीं, इन दोनों प्रकार की महिलाओं को जोड़ के 33% ही आरक्षण दिया है। ये महिला वर्ग को आरक्षण है, किसी कैटेगरी विशेष को आरक्षण नहीं है। तो इसमें क्या होगा, किस तरीके से होगा कि अगर हम बात करें जो बाकी 414 सीट बच गई, ये 84 और 47 सीटों को निकालने के बाद में लोकसभा की जो 414 सीट बच गई, उन 414 सीट पर 33% क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। उन 414 सीट पर 33% रिजर्वेशन जब मिल जाएगा तो शायद मेरे ख्याल से ये आंकड़ा 136 मतलब 136 तो ये हो गई, 28 ये हो गई, 16 ये हो गई, तो कुल मिला के ये 181 के आसपास जाता है आंकड़ा। टोटल ये 181 है। हो सकता है मेरी ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो, इसके लिए मैं आप सारे लोगों से माफी चाहूंगा, लेकिन ये मोटा मोटी ये चीज है कि ये जब SC और ST की सीटों को हम निकाल देते हैं 543 में से, तो बाकी 414 जो सीट मिलती है उनमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। वो महिलाएं OBC की भी हो सकती है, वो महिलाएं जनरल की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि OBC वर्ग के लिए ही 33% की इन सीटों पर केवल OBC लड़ेगी। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी विधायिका के अंदर OBC को रिजर्वेशन है ही नहीं।
रिजर्वेशन जो है वो केवल किसको है, एससी और एसटी को दिया गया है। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सीधा सा ये है कि ओबीसी वर्ग बहुत बाद में बनाया गया था। शुरू के अंदर जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तब कैटेगरी एससी और एसटी की ही थी। ओबीसी तो वीपी सिंह की सरकार में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी गई उसके बाद में ये अदर बैकवर्ड कास्ट बनी है। तो जब अदर बैकवर्ड कास्ट का विधायिका के अंदर या संसद के अंदर अगर हम माने तो रिजर्वेशन एक्चुअल में है ही नहीं, तो फिर वहां की महिलाओं को रिजर्वेशन देना अपने आप में एक गलत धारणा हो जाएगी। तो बाकी जो 414 सीट बचती है उन सीटों पर जिस तरीके से जनरल और ओबीसी के दोनों के पुरुष चुनाव लड़ते हैं उसी तरीके से महिलाएं भी चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये श्योर है कि वो जो 414 सीट है उनमें से 33% सीटें हैं वो महिलाओं को मिलेगी। हाँ, महिला जनरल ओबीसी किसी कैटेगरी की हो सकती है। यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर मिलेगा। अब ये जो नीचे वाला बिंदु है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रोटेशन के आधार पर किस तरीके से मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा कि जैसे मान लीजिए राजस्थान की 25 सीट है, 25 सीट में जो एससी एसटी के लिए आरक्षित है उनको छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो 20 सीट बच गई उन 20 में से 7 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेगी। अब 7 पर लड़ेगी तो एक बार हो सकता है कि चूरू, गंगानगर, बीकानेर या फिर मान लीजिए जैसलमेर तो है नहीं, सॉरी, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, इन क्षेत्रों पर लड़ लिया। तो अगली बार हो सकता है कि कोटा है, झालावाड़ है, इस तरीके से अगली सीटों पर, मतलब वो रोटेट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्थिर बन गया कि इस सीट ये केवल महिला के लिए रहेगी। जैसे पंचायती राज में होता है ना कि कभी सरपंच की महिला सीट आ जाती है तो कभी पुरुष की महिला सीट आ जाती है, तो उसी तरीके से रोटेट होता रहेगा। कौन सा, जो ओबीसी और जनरल 414 सीटों का है वो, तो सर एससी एसटी का वो स्थिर रहेगा और उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण रोटेशन के आधार पर मिलेगा। अब देखिए इसके एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि ये आरक्षण लागू कब होगा। सरकार ने बिल पास करवा दिया पार्लियामेंट से। बिल पास करने के बाद में कल जो है, कल मतलब मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ, सॉरी 29 तारीख की बात कर रहा हूँ, 29 सितंबर को राष्ट्रपति महोदया ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। तो ये एक्ट बन गया। तो एक्ट बन गया तो क्या सर ये अभी चुनाव जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के अंदर क्या वहां ये लागू हो जाएंगे? इसके साथ साथ क्या ये जो रिजर्वेशन है ये 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें लागू हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, नहीं होंगे। कब होंगे? ये होंगे प्री सीमन के बाद। हमारा एक प्री सीमन आयोग आता है जो संविधान के अनुच्छेद 82 में वर्णित है, अनुच्छेद 82 के अंदर वर्णित है कि प्री सीमन किया जाएगा। सीटों का कम ज्यादा करना या सीमाओं में परिवर्तन करना, ये तो ये प्रीसीमन जो है वो प्रीसीमन आयोग 2001 के अंदर आया था। उसके बाद में 2002 से इस पर रोक लगा रखी है। और कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। और 2026 के बाद की जनगणना, इसका मतलब बाद की जनगणना कब होगी? 2031 की होगी। अब 2031 की जनगणना के बाद में फिर प्रीसीमन होगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर 2024 में इलेक्शन हो गया तो 24 के बाद में 29 में होगा और 29 के बाद में अगला जो चुनाव है वो कब होगा? 2034 में होगा। तो बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने, बहुत सारे मीडिया जगत ने या बहुत सारे यूट्यूब के लोगों ने भी ये बात बताई है कि ये 2034 में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि क्यों जनता को गुमराह किया जाता है। अगर 2024 के बाद में ये आरक्षण लागू करना है तो सरकार को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि 11 साल पहले एक्ट बना के छोड़ दिया? जब वो एक्ट प्रभावी ही नहीं रहेगा तो फिर वो 11 साल पहले बनाने का क्या मतलब था? ये तो दुनिया को, जनता को ठगने वाली बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजों पर आंख बंद करके आप भरोसा मत करो। आप वहां अमित शाह माननीय गृह मंत्री है, उनका एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को पढ़िए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्या बात बताई गई है उन्होंने। एक चीज उन्होंने ये भी कही है, ये भी है कि ये जनगणना के बाद लगेगा। अब आपके मन में भी ये विचार आ सकता है कि सर बात मान ली 2011 के बाद में जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाई। फिर सरकार ने एक बात कही थी कि देखिए हमने कोरोना के सारों लोगों के टिक्के लगा दिए हैं और वो जो टिक्के लगा दिए तो इस वजह से हमारे पास कैलकुलेशन तो है ही, तो उसको हम जनगणना में कन्वर्ट कर देंगे। ये सही बात है, 2021 की जनगणना इस रूप में करी जा सकती है। लेकिन जनगणना केवल आदमी गिनने मात्र से नहीं होती। जनगणना के लिए आपको बहुत सारे अन्य आंकड़े भी जुटाने पड़ते हैं। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, इनका 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग क्या है, इनका 6 वर्ष से लेके 15 वर्ष का आयु वर्ग क्या है, इसमें मतलब वरिष्ठ नागरिक कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, प्रौढ़ कितने हैं, तरुण कितने हैं, इसमें थर्ड जेंडर के लोग कितने हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आंकड़े जनगणना के अंदर जुटाने पड़ते हैं। तो क्या कोविड के टीके लगाने मात्र से अगर कैलकुलेशन की जाएगी तो वहां एक मोटी आइडिया आ जाएगा कि हमारे भारत में इतने लोग हैं, और वो तो हम आधार कार्ड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर इसकी
जनगणना तो फिर 2031 में होगी, ये आपके मन में भी प्रश्न उठ सकता है। और 2031 के बाद में तो सही बात है कि चुनाव तो 2034 में है, तो इलेक्शन तो 2034 के इलेक्शन में ही क्या है इसको लागू किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप समझो। और जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री की स्टेटमेंट है, हालांकि मैं कोई पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं कर रहा, किसी पार्टी का मैं खंडन भी नहीं कर रहा, तो वहां उन्होंने एक बात कही है कि देखिए अभी हम 2024 का इलेक्शन करवाएंगे और 2024 का इलेक्शन करवाने के बाद में हम क्या करेंगे, जनगणना करेंगे। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 2021 की जनगणना हो नहीं पाई, अब जब जनगणना है वो 2024 के बाद में होगी। और अब मुझे नहीं लगता कि जनगणना करने के अंदर कोई ज्यादा टाइम लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा कि अब टेक्नोलॉजी 2011 की तुलना में बहुत एडवांस आ चुकी है, मोबाइल सारे लोगों के हाथ में आ गए। संचार क्रांति की वजह से जनगणना करने में मुझे मेरा आइडिया है कि अगर सरकार वास्तव में चाहे तो 15 दिन के अंदर एक बहुत सुसंगठित आंकड़ों के साथ सेंसस या जनगणना कर सकती है। तो अगर 2024 में जनगणना हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है प्रीसीमन आयोग का भी गठन कब हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ उसको भी तो बदला जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 2026 तक होगा ही नहीं, इसको किया जा सकता है आराम से, क्योंकि सरकार अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है सरकार। तो देखिए 2024 के बाद में जब 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे, वहां जनगणना होगी, जनगणना के बाद में प्रीसीमन होगा। तो मेरा विचार है, निजी विचार ये है कि ये जो रिजर्वेशन है ना 100% 2024 लास्ट या फिर 2025 के कोई भी विधानसभा इलेक्शन होंगे, कोई भी विधानसभा किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां ये आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। और अगर ये विधानसभा में आरक्षण लागू कर दिया गया तो फिर स्वाभाविक बात है कि वो आरक्षण तो आरक्षण ही है, चाहे वो विधानसभा में लागू हो या फिर वो संसद में लागू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला आपका जो ये चीज आरक्षण कब लागू होगा, 2034 में लागू होगा, ऐसी मिथक है, केवल झूठी बातें हैं। अगर 2034 में ही लागू करना था तो इतना तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि जो सरकार है उसको 11 साल पहले कानून बनाने की क्या आवश्यकता थी। ये तय है कि लगभग साल 1.5 साल की अवधि के अंदर इस कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और जनरल तौर पर यह भी होता है कि अगर कोई साधारण कानून बनाते हैं उसको भी लागू करने में साल भर का वक्त तो लग ही जाता है। 370 2019 में खत्म किया था, 35 ये 2019 में खत्म किया था, आज 2023 है वो खत्म होने जा रहा है, 2024 की दिल्ली पर हम खड़े हैं, अभी तक वहां इलेक्शन नहीं हुए। तो मतलब वहां की उस प्रोसीजर्स को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सरकार का एक बहुत तगड़ा एजेंडा था, सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा था, उसके बावजूद भी 4-4 साल का टाइम लग गया है। तो ये हो सकता है साल भर की अवधि तो ले ही ले। और मेरा निजी विचार ये है कि 2024 में कैलकुलेशन भी हो जाएगी, गणना भी हो जाएगी, 2024 के अंदर डिलिमिटेशन भी हो जाएगा, प्रीसीमन भी हो जाएगा। और जब ये दोनों चीजें हो जाएगी तो उसके बाद में 2025 में जिस किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे वहां निश्चित तौर पर इसको लागू कर दिया जाएगा। एक प्रश्न ये भी है कि क्या इसके लिए राज्यों की सहमति है? बिल्कुल है। देखिए हमारे जो संविधान का अनुच्छेद 368 है, 368 का दूसरा जो रूप है उसमें यह है कि संसद के विशेष बहुमत, और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों की सहमति चाहिए। ये ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये काम केवल केंद्र में नहीं होने वाला है, ये राज्य विधानसभा के अंदर भी होने वाला है। राज्यों के हित भी तो प्रभावित होने वाले हैं ना इससे, तो इस वजह से राज्य सरकारों की सहमति लेनी जरूरी है। और अगर हम बात करें 31 विधानसभाएं हैं, अब 31 की आधी अगर हम बात करें तो 16 होती है, जबकि 16 के अंदर तो श्योर आज के दिन एनडीए की सरकार है ही। और चूंकि विमेन रिजर्वेशन बिल का तो किसी भी दल ने विरोध नहीं किया। अगर राजस्थान की बात करें तो क्या राजस्थान की सरकार समर्थन नहीं देगी? निश्चित रूप से देगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत में शक होता है, ये मना करने वाली होती तो कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में भी मना कर सकती थी। माननीय सोनिया गांधी जी का आपने भाषण सुना है कि ये तो राजीव गांधी का सपना था, आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। मैं पावर में रहने के बावजूद भी मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के टाइम में नहीं करवा पाई, तो उन्होंने विशेष थैंक्स दिया है नरेंद्र मोदी को। तो इसका मतलब जब कांग्रेस सरकार ने उस लेवल पर, उस स्टेज पर इसको स्वीकृति दे दी, तो ये जो कांग्रेस की विधानसभाएं हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, या फिर जो कांग्रेस गठबंधन वाले जो शासित प्रदेश हैं, जिसमें आपका बिहार भी आ सकता है, जिसमें बंगाल भी आ सकता है, तो उन सारों के अंदर हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में निश्चित तौर पर क्या किया जाएगा, ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंटेड भी हो जाएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? अब देखिए अभी हम जो है ना वो विधेयक के चक्कर में फंसे हुए, ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है।
तो देखिए यहाँ जो आपका उत्तर है ना वो ये होगा, ये कौन से नंबर का है, तो ये जो है वो 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। ये 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। जब राष्ट्रपति की फाइनल मंजूरी मिल जाएगी और राज्यों की सहमति हो जाएगी, उसके बाद में ये क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। तो फिर वो एक्ट कौन सा बनेगा, वो जब बनेगा उस दौरान हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब आगे की राह क्या होगी, अब आगे की राह क्या होगी, तो आगे की राह का मतलब पहला जो बिंदु है वो ये पूछा गया है कि इसकी संभावित तिथि क्या रहने वाली है। संभावित तिथि की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा आइडिया है कि लगभग इसको 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। और 25 तक लागू करने का जो प्रोसीजर्स है, तो ये प्री सीमेन और जनगणना वाली दोनों प्रक्रिया इनसे सरकार को गुजरना पड़ेगा। और इसके राजनीतिक बेनिफिट्स क्या हैं, तो राजनीतिक फायदे तो हैं ही हैं। आधी जनता को सरकार ने अपने पक्ष में कर लिया है। ये विमेन लॉबी जो है वो सरकार को अब के जो चुनाव है विधानसभाओं के और इसके साथ साथ जो आगे लोकसभा के चुनाव होंगे उन सारे चुनाव में बेनिफिट्स देने वाली है। इसके साथ साथ इस सरकार की या इस पार्टी की जो छवि है वो एक फेमिनिस्ट टाइप की बनेगी या महिला हितों का ध्यान रखने वाली छवि बनेगी। और इसमें बहुत सारे जो है वो महिला वोटर्स भी है वो जुड़ने वाले हैं। वो इसलिए जुड़ने वाले हैं क्योंकि महिलाएं ये सोचेगी कि जो काम आज के पिछले 8 दशकों में नहीं हो पाया, हमें नौकरियों में आरक्षण था, हमें एडमिशन में आरक्षण था, लेकिन हमें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, वो भी शक्ति दी है। तो इस वजह से इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। सोशल रिफॉर्म के तौर पर महिलाओं की स्थिति के अंदर सुधार होगा। आज जिस लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 82 महिलाएं हैं। जब ये बिल लागू हो जाएगा तो उसके बाद में इनकी संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। तो ये कई सारे पहलू है। तो मेरा ये मानना है कि ये मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से इसका खाका आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे अब इसमें क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट्स क्या है, और एक ये जो मिथक है 2034 वाला, ये 2034 वाला जो मिथक है इसको भी आप ठीक तरीके से रेगुलराइज कर लें। कम से कम आप तो विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय अच्छा है कि उस बिंदु की तह तक जाए, उसके जो फैक्ट्स हैं उन पर विचार करें और उसके बाद में अपना एक बेसिक्स आइडिया विकसित करें कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। तो उसी के लिए मैं दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में दोबारा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।